जय हिंद फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th के साइंस का चैप्टर 5 और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे केंद्रक के बारे में। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर कोई भी डाउट हो इसमें तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। तो केंद्रक क्या होता है? केंद्रक तो शुरू से हम क्या जानते हैं, जैसे कि हम लोग केंद्रक कहाँ पाया जाता है? कोशिका में, कोशिका के अंदर, कोशिका के अंदर केंद्रक कहाँ पाया जाता है? कोशिका के अंदर। और यह घिरा होता है किससे? कोशिका द्रव्य से। किससे घिरा होता है? कोशिका यह घिरा होता है कोशिका द्रव्य से। और इसका काम क्या होता है? यह कोशिका के अंदर पाया जाएगा, मतलब यह किसका नियंत्रण करेगा? कोशिका का नियंत्रण। यह किसका नियंत्रण करता है? कोशिका का नियंत्रण। कोशिका का नियंत्रण करता है, तो इसलिए इसे क्या बोला जाता है? कोशिका का नियंत्रण कक्ष बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? कोशिका का नियंत्रण कक्ष। क्यों बोला जाता है? क्योंकि यह कोशिका का क्या करता है? नियंत्रण करता है। कोशिका में होने वाली सभी क्रियाओं को क्या करता है? नियंत्रित करता है। और दूसरा, कोशिका द्रव्य से क्या होता है? घिरा होता है। कोशिका द्रव्य से घिरा होता है। और घिरा हुआ किसके? एक, जैसे ये सेल है, ये क्या है? ये केंद्रक होता है। इसके साइड क्या भरा होगा? पूरा कोशिका द्रव्य। हाँ, और ये क्या है? ये कोशिका कला है। कोशिका कला मतलब कोशिका, हाँ, कोशिका में क्या होता है? सबसे बाहरी और कोशिका होती है, इसके अंदर होता है कोशिका द्रव्य। इसके अंदर क्या भरा होता है? कोशिका द्रव्य। और कोशिका द्रव्य से घिरा होता है एक आकृति। कैसी होती है? गहरे रंग की होती है। गहरे रंग की आकृति, गहरे रंग का या गहरे रंग की एक बिंदु, जिसे हम क्या बोलते हैं? केंद्रक। जिसे हम क्या बोल देते हैं? केंद्रक बोलते हैं। शायद क्लियर हो गया होगा। कहाँ पाया जाएगा? केंद्रक जो होता है वो पाया जाएगा कोशिका के अंदर। और काम क्या करता है? कोशिका का नियंत्रण। इसलिए इसे क्या बोला जाता है? कोशिका का नियंत्रण कक्ष बोला जाता है। उसके बाद यह किससे घिरा होता है? कोशिका द्रव्य से घिरा होता है। इस टाइप से ये कोशिका हो गया, यह कोशिका द्रव्य, और इसके अंदर एक बिंदु होगी जो कोशिका द्रव्य से घिरी होती है, जिसे बोलते हैं हम लोग केंद्रक। और उसके बाद यह कहाँ पाया जाएगा? केवल यूकैरियोटिक सेल में। किसमें? यूकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। कुछ कोशिकाओं को छोड़ के कहाँ पाया जाता है? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। यह कहाँ पाया जाएगा? केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाएगा, वो भी कुछ यूकैरियोटिक कोशिकाओं को भी छोड़ के, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती। उसके बाद इसकी खोज कौन किया था? केंद्रक की खोज। तो केंद्रक का खोज किया थे एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। याद होगा हम लोगों ने शुरुआत जब हम लोग कोशिका पढ़ रहे थे तभी हम लोगों ने इनको पढ़ा था। रॉबर्ट ब्राउन नाम के वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1831 में एक पादप था, क्या था? पादप था, जिसका नाम था आर्किड। क्या नाम था? आर्किड नाम का एक पादप या पौधा था। उसकी जड़ में किए थे। किसमें किए थे? उसी की जड़ में क्या किए थे? केंद्रक की खोज किए थे। केंद्रक की खोज किए थे। चलिए एक बार हम लोग इसको एक क्रम से समझ लेते हैं। केंद्रक क्या होता है? कोशिका के अंदर एक गाढ़े रंग का बिंदु होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? केंद्रक। केंद्रक का काम होता है कोशिका का नियंत्रण करना, कोशिका के अंदर होने वाली सभी क्रियाओं को नियंत्रित करना। उसके बाद इसलिए इसे क्या बोला जाता है? कोशिका का नियंत्रण कक्ष बोला जाता है। और यह किससे घिरा होता है? कोशिका द्रव्य से घिरा होता है। और यह पाया जाता है सभी यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। और इसकी खोज कौन किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में इसकी खोज की थी। कहाँ की थी? पादप के, एक पादप था जिसका नाम था आर्किड। आर्किड नाम के पादप के जड़ में केंद्रक की खोज की थी। अब हम इतना आप लोग को शायद समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं इसके आगे कोशिका की संरचना, केंद्रक की संरचना। केंद्रक की संरचना। अब केंद्रक की संरचना में 4 प्रमुख भाग हैं। इसको हम लिख लेते हैं। केंद्रक की संरचना के 4 प्रमुख भाग है ना। तो केंद्रक में 4 भाग पाए जाते हैं, 4 भाग होते हैं, या केंद्रक के 4 भाग होते हैं। केंद्रक में या केंद्रक के 4 भाग होते हैं, जिसको हम पहले भाग को बोलते हैं केंद्रक कला। केंद्रक कला या
झिल्ली, केंद्रक कला या झिल्ली। यह क्या होती है? एक दोहरी झिल्ली होती है। कैसे? यह एक दोहरी झिल्ली का आवरण होता है, दोहरी झिल्ली का आवरण होता है, जो क्या करता है? जो केंद्रक को घेरे रहता है, जो केंद्रक को घेरे रहता है, इसे हम क्या बोलते हैं? उसे केंद्रक झिल्ली या केंद्रक कला कहते हैं। केंद्रक झिल्ली या केंद्रक कला कहते हैं। इतना क्लियर हुआ? इसकी मोटाई लगभग 90 एंगस्ट्रॉम होती है। ये क्या है? मोटाई है, झिल्ली की मोटाई। झिल्ली की मोटाई लगभग कितने एंगस्ट्रॉम होती है? 90 एंगस्ट्रॉम होती है। इसका ये कैसा होता है? कुछ इस टाइप से। ये क्या है? ये हमको मान लेते हैं ये है केंद्रक। ये हो गया केंद्रक। अब बीच बीच से इसको थोड़ी इसमें होता है केंद्रक छिद्र, इसलिए हम बीच बीच में क्या करते हैं? मिटा देते हैं थोड़ा थोड़ा। उसके बाद इसमें क्या होता है? इस टाइप से। ये हो गई दोहरी झिल्ली। ये कौन सी झिल्ली हो गई? ये हो गई दोहरी झिल्ली। ये हो गया केंद्रक कला या केंद्रक आवरण। ये हो गया केंद्रक कला। यह काम क्या करता है? एक तो पहले मैंने बोला यह आवरण होता है, मतलब घेरे होता है चारों तरफ से। और दूसरा काम क्या होता है? रक्षा करना। इसका काम क्या होता है? रक्षा करना। किसके? केंद्रक के अंदर जो पदार्थ पाए जाते हैं, जो चीजें पाई जाती है, उसको क्या करता है? उसको प्रोटेक्ट करता है, उसकी रक्षा करता है। जैसे इसके अंदर क्या पाया जाएगा? एक ऐसे ऐसे तंतु पाए जाते हैं, धागे पाए जाएंगे। उसके बाद इसमें क्या पाया जाएगा? केंद्रक द्रव्य पाया जाएगा। उसके अंदर एक और गोला सा गाढ़ा सा भाग मिलेगा। अभी हम लोग इसको आगे पढ़ते हैं ना। तो ये क्या क्या हो गया? ये हो गया केंद्रक कला। अब इसमें आपको कुछ चीजें दिख रही हैं। एक ये क्या है? इसे बोलते हैं केंद्रक छिद्र। क्या बोलते हैं इसे हम? केंद्रक छिद्र। और इंग्लिश में छिद्र को इसमें दिएगा पोर, न्यूक्लियर पोर बोलता है ना। तो इसका काम क्या होता है? जो पदार्थ होते हैं, जो इसके अंदर जाने, जो इसके लिए पदार्थ होते हैं, क्या करते हैं? इसको अंदर आने और जाने में मदद करता है। नहीं तो अगर कला के द्वारा, ये केंद्रक कला के द्वारा अंदर आ जा नहीं सकता, तो इसलिए छिद्र के द्वारा क्या करते हैं? वो पदार्थ अंदर आ जा सकते हैं। तो शायद इतना आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार इसको हम लोग फिर से एक बार जान लेते हैं। केंद्रक में कितने भाग होते हैं? 4 प्रमुख भाग होते हैं, जिसका पहला भाग है केंद्रक कला या केंद्रक झिल्ली। यह क्या होती है? एक दोहरी झिल्ली होती है। यह क्या होता है? एक दोहरी झिल्ली होती है, जो केंद्रक को क्या करता है? घेरे रहता है। और उसे क्या बोलते हैं? केंद्रक कला या केंद्रक झिल्ली बोलते हैं। इसकी मोटाई लगभग कितनी होती है? 90 एंगस्ट्रॉम होती है। इसका काम क्या होता है? यह केंद्रक के अंदर के सभी भागों को क्या करता है? रक्षा करता है। और ये है इसका चित्र। ये जो आपको साइड साइड दिख रहा होगा, ये क्या है? केंद्रक कला। ये है दूसरे नंबर का केंद्रक द्रव्य। तो केंद्रक के अंदर क्या होता है? तो जानते हैं। केंद्रक के अंदर एक तरल पारदर्शी पदार्थ भरा होता है। पारदर्शी पदार्थ भरा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। इतना क्लियर हो गया? केंद्रक द्रव्य क्या होता है? केंद्रक के अंदर एक तरल पारदर्शी पदार्थ भरा होता है, जिसे क्या बोला जाता है? केंद्रक द्रव्य कहते हैं। ये क्या है? इसको हम मान लेते हैं ये केंद्रक कला हो गया। अब केंद्रक द्रव्य, इसके अंदर क्या भरा होगा? केंद्रक, ऐसे ऐसे करके केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य में एक चीज पाया जाता है, ऐसे कुछ धागे नुमा संरचना पाई जाती है। ये क्या करता है? क्षार में क्या होता है? ये जिसमें क्षार मिलाया जाता है, क्या होता है? ये रंग हो जाता है, इसका रंग चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें पाया जाता है डीएनए। डीएनए कैसा होता है? एसिड होता है। और पाया जाता है इसमें डीएनए, उसके बाद क्या पाया जाता है? प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है।
इन दोनों के कारण क्या होता है, ये क्षार को क्या करता है, रंजित कर देता है, मतलब क्षार में क्षार मिलाने पर यह क्या होता है, रंजित कर देता है। और इसकी खोज सबसे पहले कौन किया था, फ्लेमिंग ने। और इसे जिस रंजित हो जाने के कारण इसमें क्या एक धागे नुमा संरचना दिखाई देगी, जिसे बोलते हैं क्रोमेटिन। क्या बोला जाता है उसको, क्रोमेटिन। और क्रोमेटिन की खोज कौन किया था, फ्लेमिंग ने। तो इतना क्लियर हुआ। हम लोग एक बार अच्छे से जान लेते हैं केंद्रक द्रव। केंद्रक द्रव्य क्या होता है, केंद्रक के अंदर एक तरल पारदर्शी पदार्थ भरा होता है जिसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। और केंद्रक द्रव्य में क्या होता है, जब इसमें हम क्षार डालते हैं तो क्या होता है, रंजित हो जाता है, क्षार के रंग में रंजित हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें होता है डीएनए और प्रोटीन। और उसमें क्या दिखता है, एक तंतु दिखता है। क्या दिखेगा, केंद्रक द्रव्य में दिखेगा एक तंतु, मतलब धागे नुमा संरचना, मतलब धागे नुमा संरचना। और उस संरचना को क्या बोला जाता है, क्रोमेटिन। उस संरचना को बोला जाता है क्या, यह है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन। और इस क्रोमेटिन की खोज कौन किया था, फ्लेमिंग ने। तो इतना शायद क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग पढ़ते हैं। तो अब हम लोग अगली हेडिंग कौन से पढ़ते हैं, क्रोमेटिन तंतु। क्रोमेटिन तंतु या क्रोमेटिन धागे। क्रोमेटिन तंतु या क्रोमेटिन धागे। अब एक क्रोमेटिन तंतु क्या होता है, देखो केंद्रक के अंदर क्या होता है, यह एक धागे नुमा संरचना होता है। धागे नुमा संरचना पाई जाती है। केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है, एक धागे नुमा संरचना पाई जाती है। उसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन तंतु, जिसे हम बोलते हैं, जिसे क्रोमेटिन तंतु कहते हैं। जिसे क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन तंतु कहते हैं। उसके बाद असल में ये धागा जो होता है, ये क्या होता है, असल में ये धागा है डीएनए। ये धागा क्या होता है, ये धागा होता है डीएनए, जिसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए। और यह क्या होता है, डीएनए हमारा आनुवांशिक पदार्थ होता है। डीएनए क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है। क्यों आनुवांशिक पदार्थ, क्यों, क्योंकि इसी डीएनए को याद है कि हमको क्या बनाना है। जैसे हम लोग में क्या होते हैं, दो पैर, दो हाथ, दो आंख, दो कान, एक नाक, ये सबको किसको पता है, ये सारी चीजें पता है डीएनए को। और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, आनुवांशिक पदार्थ। और बाद में क्या होता है, यही डीएनए ये कैसे होते हैं, एक जालनुमा होता है। कैसे होता है, इस टाइप से धागे नुमा होता है, जालनुमा। बाद में कोशिका विभाजन के बाद, कोशिका विभाजन के बाद, कोशिका विभाजन के बाद इसमें कौन सी कोशिका विभाजन होती है, तो मियोसिस होती है। क्या होती है, मियोसिस होती है। कौन सी कोशिका विभाजन होती है, मियोसिस। इसको बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन, और इंग्लिश बोलते हैं मियोसिस। इसे क्या बोलते हैं, मियोसिस। तो ये होता है अर्धसूत्री विभाजन और मियोसिस। अर्धसूत्री विभाजन के बाद, अब यहां पे लिख देते हैं, अर्धसूत्री विभाजन के बाद क्या होता है, ये बनाते हैं जीन्स। क्या बनाते हैं, जीन्स। जब अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा तो बनाएगा जीन्स। और ये सुलझ के जो धागे होते हैं, धागे सुलझ के कुछ इस टाइप के संरचना बनाते हैं। और इसे देखने पे लगता है कि ये हो जाता है कुछ इस टाइप की, इस टाइप की क्या बनाता है, संरचना बनाता है, जिसे हम बोल देते हैं क्रोमोसोम। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम या हिंदी में बोलते हैं इसको गुणसूत्र। अब इतना क्लियर हुआ। ये क्रोमेटिन धागे क्या तंतु क्या होते हैं, एक धागे नुमा संरचना होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन तंतु। और आखिर में असल में ये धागे क्या होते हैं, डीएनए होते हैं। ये धागे क्या होते हैं, डीएनए होते हैं, जो क्या होते हैं, अब आपस में क्या उलझे हुए रहते हैं। और बाद में जब इसमें क्या होता है, कोशिका विभाजन होता है। कोशिका विभाजन कौन सा होगा इसमें, अर्धसूत्री विभाजन, जनन के दौरान।
ना। ये कोशिका किस में बदल जाएगी, ये जो धागे हैं बदल जाएगा जीन्स में, और जो जीन्स क्या कहलाते हैं, गुणसूत्र कुछ यक्ष टाइप की संरचना बनाएगा। क्या होता है, क्रोमैटिन तंतु। क्या होता है, धागे नुमा संरचना पाई जाती है कोशिका के अंदर, एक कोशिका द्रव्य में धागे नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन तंतु कहते हैं। असल में धागा क्या होता है, एक डीएनए होता है। असल में धागा क्या होता है, डीएनए होता है, जो कि क्या होता है, हमारे शरीर का आनुवांशिक पदार्थ है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। बाद में उसके बाद ये क्या होता है, ये धागे उलझे हुए होते हैं, और जब इनमें क्या होता है, कोशिका विभाजन। कौन सा कोशिका विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन, जिसे हम बोलते हैं मियोसिस। जब कोशिका विभाजन होने के उपरांत ये क्या बनाता है, क्रोमोसोम या गुणसूत्र। अब ये इतना बनाने के बाद क्या होता है, और अगर हम डीएनए देखते हैं तो हमारा डीएनए जैसा होता है कुछ इस टाइप से, और ये पूरा क्या है, डीएनए है, और डीएनए का एक छोटा सा भाग, डीएनए का एक छोटा सा भाग क्या कहलाता है, जीन्स कहलाता है। डीएनए का एक छोटा सा भाग क्या कहलाएगा, जीन्स कहलाएगा। और इसी तरीके से छोटे छोटे भाग क्या होते हैं, टूट टूट के जीन्स बनाते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे केंद्रिका। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, केंद्रिका। देखिए केंद्रक के अंदर क्या होता है, केंद्रक के अंदर, कहां, केंद्रक के अंदर 1 से 3, कितना, 1 से 3 स्पष्ट गोलाकार संरचना पाई जाती है। स्पष्ट गोलाकार संरचना होती है, संरचना पाई जाती है, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, जिसे केंद्रिका कहा जाता है, जिसे केंद्रिका कहा जाता है। इतना क्लियर। अब देखिए कह रहा है केंद्रक के अंदर 1 से 3 स्पष्ट गोलाकार क्या पाई जाती है, संरचना पाई जाती है, जिसे केंद्रक बोलते हैं। अब इस केंद्रक में होता क्या है, इस केंद्रक में होता है, केंद्रिका में क्या होता है, आरएनए और प्लस प्रोटीन, और कुछ मात्रा में क्या होता है, डीएनए। आरएनए और डीएनए मिलकर क्या बनाते हैं, आरएनए और डीएनए मिलकर बनाएंगे इसमें राइबोसोम। क्या बनाएंगे, राइबोसोम। इतना क्लियर हुआ। आरएनए और प्रोटीन मिलके ये केंद्रिका में पाए जाते हैं, कौन, आरएनए और प्रोटीन, और यही मिलके क्या बनाते हैं, राइबोसोम। और राइबोसोम किसमें पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाएंगे दोनों कोशिकाओं में। कौन कौन से, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। लेकिन प्रोकैरियोटिक में सिर्फ 70S पाया जाएगा, जबकि यूकैरियोटिक में 70S और ये TS दोनों पाया जाएगा। तो इतना क्लियर हुआ। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, केंद्रक के अंदर 1 से 3 स्पष्ट गोलाकार संरचना पाई जाती है, जिसे हम केंद्रिका कहते हैं। केंद्रिका के अंदर केंद्रिका किससे बनती है, तो आरएनए, प्रोटीन और डीएनए से बनता है, जिसमें आरएनए और प्रोटीन मिलकर क्या बनाता है, राइबोसोम। और राइबोसोम किसमें किन किन कोशिकाओं में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, राइबोसोम। अब बाद में जब राइबोसोम क्या करता है, राइबोसोम बनाता है प्रोटीन को। राइबोसोम क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। इसलिए राइबोसोम को क्या कहा जाता है, प्रोटीन की, राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री। राइबोसोम को क्या कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री। अब ध्यान सुनिए, राइबोसोम कौन बना रहा था, आरएनए और प्रोटीन, मतलब केंद्रिका बना रही थी ना। केंद्रिका में 2 चीज थे, आरएनए और प्रोटीन मिलकर क्या बनाई, राइबोसोम। राइबोसोम क्या बना रहा था, सिर्फ प्रोटीन बना रहा था। इसलिए क्या बोला गया, प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा गया, राइबोसोम को। तो राइबोसोम कौन बना रहा है, तो केंद्रिका। इसलिए केंद्रिका को क्या कहा जाता है, राइबोसोम की फैक्ट्री। केंद्रिका को क्या बोला जाता है, राइबोसोम की फैक्ट्री। अब इसको हम लोग एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। केंद्रक के बारे में हम लोग क्या क्या पढ़ा, केंद्रक के लिए हम लोग केंद्रक के बारे में पढ़ लिया। केंद्रक में कितने पार्ट थे, केंद्रक के 4 पार्ट थे। जैसे हम लोग क्या पढ़े, केंद्रक कला। दूसरा पार्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा, केंद्रक द्रव्य। उसके बाद तीसरा पार्ट क्या पढ़ा, सॉरी केंद्रिका लिख रहे थे, क्रोमैटिन तंतु। और अब चौथा क्या पढ़ रहे थे हम लोग, केंद्रिका।
ये हो गया चारों पार्ट केंद्रिका के बारे में अच्छे समझ लिए। इसमें क्या प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, राइबोसोम को, और राइबोसोम की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, केंद्रिका को। तो आशा होगा कि आप लोग को यह समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स अब हम लोग का जो केंद्रक है वो पूरे हेडिंग खत्म कर लिए। हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, केंद्रक पढ़ लिए, केंद्रक के बारे में, फिर उसके चारों पार्ट को अच्छे से पढ़ लिए। अब हम लोग को पढ़ना है केंद्रक की संरचना। तो ये है केंद्रक की संरचना, मतलब केंद्रक का चित्र। हमें माइक्रोस्कोप से देखने पर केंद्रक कुछ इस टाइप से दिखता है, जिसमें क्या होता है, ये जो साइड है कटा कटा, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, केंद्रक आवरण। ये साइड आवरण घिरा हुआ है, इसे ही बोलते हैं हम दोहरी झिल्ली, और इसको बोलते हैं केंद्रक आवरण या केंद्रक कला। और केंद्रक कला के अंदर क्या भरा होता है, केंद्रक द्रव्य। ये जो ब्लू कलर का पूरा बिंदु है इसे क्या बोलते हैं हम लोग, केंद्रक द्रव्य। उसके बाद इसमें गाढ़े सघन रंग के क्या होता है, कुछ पॉइंट होते हैं जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, केंद्रिका बोला जाता है। उसके बाद इसमें कुछ छिद्र होता है, जैसे ये है, ये क्या है, कुछ जगह क्या होता है, केंद्रक आवरण जो होता है उसमें क्या होता है, छिद्र पाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, केंद्रक छिद्र या न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। उसके बाद इसमें क्या होता है, कुछ धागे नुमा ऐसे इस टाइप से क्या है संरचना पाई जाती है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिन तंतु। आशा होगा कि आपको केंद्रक अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।